एक बेटे ने दारू पी के और कंटेंट देख के बलात्कार करके अपनी माँ के ऊपर। रेप क्या पहले नहीं हो रहे थे, या रेप आपको लगता है कि सिर्फ इस तरह के कंटेंट के आने के बाद ही रेप हो रहा है? पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। एकता कपूर वाले केस पे आते हैं, मैंने देखा कि काफी मीडिया में चर्चा भी रही। एकता कपूर अकेली नहीं है, एक उल्लू ऐप है, इतना गंदा है आप सोच नहीं सकते। 700 फिल्में उस टाइप की। एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पोर्नोग्राफी ऑफिशियल अलाउ कर दिया है। अच्छा, आपकी एक किताब आई थी सावरकर पे, तो थोड़ा अगर उनके बारे में बताएं। और राष्ट्रीयवादियों से कैसे लड़ना, ये किताब उसकी मार्गदर्शिका है। ठीक है, सबकी भविष्यवाणियां वीर सावरकर ने कई सालों पहले कर दी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है? पहले 60 साल में जी। कांग्रेस ने जबरदस्त मुस्लिम तुष्टिकरण किया और कट्टरवादियों को पनाह दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। आज के इस एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो सेव कल्चर सेव इंडिया के फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। जब वो आरटीआई कमिश्नर में रहे तो उन्होंने 14,000 से ज़्यादा आरटीआई के केस को उन्होंने सॉल्व किया, या आरटीआई ऐसे किया कि आरटीआई के इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के सामने लेके आए। इंडियन कल्चर पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं। सावरकर पे उनकी किताब काफ़ी पॉपुलर है, और उनकी एक किताब जो अभी आ रही है जो शिवाजी पे लिखी जा रही है, जिनकी कहानी आपने शायद सुनी भी नहीं होगी, उस पर बात करेंगे। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि भारतीय कल्चर को लेके आखिर वो क्या बचाना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि ऐसी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि उन्होंने हाल में एक केस किया एकता कपूर के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि उनके कंटेंट में वल्गैरिटी है जो हमारे कल्चर को ख़राब कर रहा है। तो हम जानेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत है उनको इस कंटेंट से, उनको क्या बदलाव चाहिए हमारे इस टोटल प्लेटफॉर्म से, कंटेंट क्रिएटर को क्या वो सुझाव देना चाहते हैं। स्वागत है सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो काफ़ी विवाद वाला आपकी अभी खासकर काफ़ी आप कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि थोड़ा अगर अपने बारे में बता दें, अगर आपकी जर्नी जो पूरी रही है, कहाँ आप एक जर्नलिस्ट रहे, फिर वहाँ से आप आरटीआई इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने, और फिर कहाँ आप ये एक फाउंडेशन एक चला रहे हैं, तो ये जर्नी पूरी कहाँ से शुरुआत हुई थी, आप हैं कहाँ से, और कैसे आप इसमें शामिल हुए? देखिए, मैं मूल एक मराठा क्षत्रिय खानदान में से आता हूँ। अच्छा। और मेरा मूल गांव जो वो है पूना के पास माहूर। लेकिन मध्यकाल के दौरान हम लोग उत्तर भारत आ गए। मेरे पूर्वज भिकाजी राव पानीपत की लड़ाई में लड़े थे। अच्छा। टीपू सुल्तान के सामने लड़े थे। और बाद में उनके 3 पुत्र सुल्तान राव, संताजी राव और फकीजी राव, ये तीनों महाजी सिंधिया महान सेनापति, उनके साथ उत्तर भारत आ गए। और फिर हम लोग ग्वालियर में स्थायी हो गए। अच्छा। बाद में मध्यकाल की बात कर रहे हैं? कुछ परिस्थिति ऐसी हुई आज़ादी के टाइम पे कि हमको ग्वालियर छोड़ना पड़ा। हम लोग बड़ौदा आ गए, गुजरात में आ गए। बड़ौदा में मेरे जो दादी थी, उनके जो काका थे, वो सयाजीराव गायकवाड़ नाम के बहुत बड़े शासक हो गए बड़ौदा के। वो उनके सेनापति थे। अच्छा। हाँ, और उनके राजरत्न थे। जैसे कि अकबर नवरत्न बनाया करते थे, वैसे सयाजीराव गायकवाड़ राजरत्न बनाया करते थे। तो वैसे गुजराती डोमिसाइल गुजराती हूँ मैं, जन्म मेरा इंदौर का है। और आज मेरी पहचान 4-5 मुद्दों को लेके है। एक तो मैं इंडिया टुडे में मेरी जर्नी शुरू की एज ए जर्नलिस्ट। पहले मैं एक्सप्रेस में था और बाद में इंडिया टुडे में आया। ये अब गुजरात में? हाँ, सब गुजरात। अच्छा, ये सारा काम 2015 तक मैं गुजरात में ही था जन्म से? हाँ। तो गुजरात में मैं इंडिया टुडे का इंचार्ज था, इंडिया टुडे मैगजीन का। और गुजरात को कम लोग जानते होंगे जिस तरीके से मैं जानता हूँ। पूरा उसका पूरा कल्चर, इकोनॉमी, रीजन वाइज उसका बाइफर्केशन कैसे होता है, कैसे उसमें डिफरेंसेस हैं, है ना। तो 2002 में ऐसा अच्छा, मैं पहले से एक राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। और 1996 में वीर सावरकर के ऊपर मैंने स्टडी शुरू की। ठीक है, क्या रीजन रहा सर उसका? रीज़न ऐसा था कि मतलब कहीं से वीर सावरकर के बारे में हम जानते थे। अच्छा। लेकिन एक सज्जन के पास खूब सारा मटेरियल उनका पड़ा हुआ था। जब उन्होंने देखा कि मुझे वीर सावरकर में रुचि है, तो उन्होंने वो मटेरियल मेरे को दिया। मैंने पहले भी उन पर स्टडी की थी, पर इतनी नहीं की थी। वो मटेरियल मेरे आने के बाद में मुझे ये लगा कि वीर सावरकर आज़ाद भारत के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। उनको जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मेरे पिताजी छोटेपन में जरूर कहा करते थे कि वीर सावरकर को कांग्रेस और देश ने बड़ा अन्याय किया हुआ है। और ये मटेरियल पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि उनकी बात सही थी। तो मैं एक राष्ट्रवादी आइडियोलॉजी से पहले से जुड़ा हुआ था। फिर 2002 के अंदर
जो वाकया हुआ, गोधरा की बात कर रहे हैं मैं गोधरा की बात कर रहा जी। हूँ, उस टाइम पे जो रिपोर्टिंग हुआ हम्म, बड़ा आड़ा तिरछा हुआ, मतलब सही रिपोर्टिंग नहीं हुआ। मैंने सही पिक्चर को प्रोजेक्ट करने का प्रयत्न किया, मतलब श्री नरेंद्र मोदी की भी कोई साइड तो होगी ना, तो देने को, दिखाने को तैयार ही नहीं था इंग्लिश मीडिया के अंदर। मैंने उसको रखा, बराबर, कहीं भी जो गलती हुई तो उससे भी रिपोर्टिंग किया मैंने, लेकिन एक सही पक्ष मैंने रखा हुआ। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं 1987 से जानता हूँ, अच्छा। करीबन 37 साल हो गए मेरी उनकी मुलाकात होके, और 1990 से मैं हमेशा उनके संपर्क में रहा। और बड़े वो जहाँ तो संपर्क रखने का सवाल है, बहुत ही परफेक्ट आदमी है, मतलब वो कितने बड़े ओहदे पे चले जाएं, जहाँ संपर्क रखना है वो संपर्क रखते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। आपकी भी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है अभी 62। अब छोटे हैं उनसे। हाँ, मोदी जी वो से मेरे से 12 साल बड़े। 12 साल। 12 साल बड़े। ठीक है। तो बाद में जो मैं पढ़ा, मैंने जो पढ़ाई की, अलग अलग विषयों में मेरी रुचि थी, तो मेरी रुचि थी इतिहास में थी, है ना। मैंने भारत का विभाजन कैसे हुआ उस पर खूब स्टडीज़ की। अच्छा। सावरकर के माध्यम से वो स्टडीज़ भी की मैंने, है ना। तो अभी मेरी जो मेरा एक प्रभुता तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक मेरा जो 4 विषय है जिस पे मेरा एक थोड़ा ज्ञान है मेरे पास, वो है कट्टरवादी इस्लाम, इस्लामिक संगठन और हिंदू मुस्लिम रिलेशन 1, सावरकर 2, तीसरा श्री नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस। मुझे याद है कि 2014 में जब मैं माननीय मोहन जी भागवत से मिला, सर्व संचालक जी आरएसएस के, तो मुझे जनवरी की बात है, इलेक्शन जब प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी, उसके 5 महीने पहले उन्हें कहा था कि नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। तो ये जब मैंने उनकी स्टडीज़ की, उनका जो मैंने देखा, उनका गवर्नेंस का तरीका, मुझे ये लगा कि बात में दम है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स वन कैन थिंक ऑफ, समझा। तो वो एक मेरी विषय है। दूसरा शिवाजी पे मेरा एक प्रभुत्व है थोड़ा, और इतिहास के अंदर जो खिलवाड़ हुई है भारत के इतिहास में, उसको कैसे दुरुस्त करना, ठीक करना, ये भी मेरी एक एक्सपर्टीज का विषय है। और लेटेस्ट मेरा विषय है कल्चर पे जो खतरा है, जो ये विभत्स फिल्में आ रही हैं ओटीटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसके वजह से मेरा ये रिसर्च कहता है कि रेप बढ़ रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो उसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है वो है कंटेंट। तो जो गंदा कंटेंट आ रहा है वो हमें कहाँ ले जाएगा, ये एक प्रश्न है देश के सामने। हम जब कहते हैं कि भाई भारत एक महान देश बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत विकसित भारत बनेगा 2047 तक, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या वो विकसित भारत सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा? अगर इतने सारे रेप हो रहे हैं और माइनर पे रेप कर रहे हैं, 12 साल का लड़का 10 साल की लड़की पे कर रहा है, 10 साल का लड़का 8 साल की लड़की पे करने का प्रयत्न कर रहा है, तो ये परिस्थिति बड़ी गंभीर है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें आपके जीवन के 3 फेज हैं। पहला पार्ट वो जहाँ पे आप पत्रकार थे, और जहाँ पे आपने पत्रकारिता की, उसमें एक नरेंद्र मोदी जी का फेज था, और प्लस इंडिया टुडे के लिए जो आपने काम किया। दूसरा फेज वो है जहाँ पे आप एक आरटीआई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में रहे, इसमें ऑथर भी बना ना बीच में। जी। और तीसरा फेज ये है अभी जहाँ पे आप सेव कल्चर सेव इंडिया के रूप में कर रहे हैं। जर्नलिस्ट तो आप हैं ही, तो ऑथर तो आप हो ही जाते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं। तो अभी जो आप बता रहे थे कि रेप और इन सब का जो रीज़न आप बता रहे हैं कि कंटेंट को, तो क्या रेप क्या पहले नहीं हो रहे थे, या रेप आपको लगता है कि सिर्फ कंटेंट, इस तरह के कंटेंट के आने के बाद ही रेप हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात सर ये कि आपने भी केस किया है, और मैंने नेटफ्लिक्स पे किया है, नेटफ्लिक्स पे आपने केस किया, एक्स पे किया है जी, और एकता कपूर पे ऑल्ट पे किया है, ऑल्ट पे आपने केस किया। तो इन तीनों का पोजीशन क्या है, और किस ग्राउंड पे आपने केस किया, और ये किस स्थिति में है, अभी क्या रिजल्ट होने वाला है? बताता हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल रेप पहले कैसे होते थे, क्यों होते थे, ये एक अलग विषय है। ठीक है। अभी जो रेप हो रहे हैं जी, वो ज़्यादातर नहीं, 90% वो कंटेंट से प्रभावित है। अच्छा। गए करीबन 3 महीने से कम, पौने 3 महीने में 7 केसेस हैं जहाँ भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो कंटेंट देखने के बाद, पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 2 केसेस हैं जहाँ बाप ने बेटी पे बलात्कार किया हो कंटेंट देखने के बाद। अच्छा। और एक केस इतना घिनौना है कि एक बेटे ने दारू पी के और कंटेंट देख के, पोर्नोग्राफी देख के बलात्कार किया अपनी माँ के ऊपर। अच्छा। तो परिस्थिति, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। बाकी जो छोटे बच्चे पे कर रहे हैं, एक नया फेज है। आपने कभी सुना था 20 साल पहले कि छोटे बच्चे पे कर रहा है, 12 साल का लड़का 8 साल की लड़की पे कर रहा है?
इससे कई केस है, इसका तो रिपोर्टिंग ही नहीं होता, इतनी खराब हालत है। बट ये डाटा आपको कहाँ से, मतलब कैसे आप लेते नहीं, हैं? हमने हम दो इससे काम कर रहे हैं, अच्छा, इस पे इसके काम ऊपर डाटा है हमारे पास में, हम हर एक केस को एनालाइज करते हैं, 8 स्टडीज उसके हैं उसके हम। कॉज पे जाते हैं, रीजन पे जाते हैं कि क्या रीजन रहा है, आप उसकी डेप्थ में जाते हैं उसके कि इस रेप का रीजन क्या 8 है? स्टडीज है हमारे पास में। अच्छा। सबसे बड़ी स्टडी है टेड बंडी की। अच्छा टेड बंडी जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा रेपिस्ट किलर हो गया। अच्छा, ठीक है। 1989 में उसको मौत की सजा हुई थी फ्लोरिडा जेल में। ओके। सजा के 2 या 3 दिन पहले उसने एक इंटरव्यू दिया पत्रकार को, ये कहा कि मैं अच्छे घर में पला बड़ा, है ना, बिल्कुल हेल्दी एटमॉस्फेयर में मेरा जन्म हुआ था, अच्छे घर में हुआ था, लेकिन मुझे पॉर्न देखने की आदत पड़ गई और उसके थ्रू मैं फिर रेप करने लगा, औरतों को मारने लगा। 30 औरतों को उसने रेप करके मार दिया था। ओके। मैं फ्लोरिडा जेल में आया तो यहाँ पे भी बलात्कार के आरोपी थे, उनसे सबसे मेरी बात हुई, है ना, और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। ऐसा 1989 में कहा है उसने, जब तो ये सब था भी नहीं। ट्रू। तो अभी तो परिस्थिति खराब है। आप देखो, आप जैसे कि एकता कपूर, कोई बोलता है आप एकता कपूर के पीछे क्यों पड़ गए हो, आप फिल्म देखो उनकी। एक फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध सीन के साथ अपनी दादी से हैं, सौतेली माँ से हैं, चचेरी बहन से और भाभी से। दूसरी एक फिल्म है जिसमें सास के उल्टे संबंध अपने जमाई के साथ हैं। अच्छा, आप समझे? तो परिस्थिति ये लोग, अच्छा एकता कपूर अकेली नहीं है, एक उल्लू ऐप है, इतना गंदा है आप सोच नहीं सकते। 700 फिल्में उस टाइप की। तो आपने क्या उन पे भी केस किया उल्लू वालों हाँ, उनको हमने उनका आईपीओ रोक कर, उन पे करेंगे हम केस, उनका आईपीओ रोक कर रखा है हमने। अच्छा, आईपीओ उनका अभी रुका हुआ है, नहीं तो अभी तो बाहर हो जाता वो। 160 करोड़ का आईपीओ था उनका, आईपीओ आने वाला था, अनाउंसमेंट किया उन्होंने। हमने फिल्म सेबी को और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को हमने लेटर लिखा कि भाई ये तो पोर्नोग्राफी है, ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी है ये, आप समझे? तो अच्छा, नेटफ्लिक्स आप देखो, हमने नेटफ्लिक्स की 125 फिल्में हमने तराशी, 125 फिल्में, हर एक फिल्म में पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी की शॉट्स है। एक्स के अंदर एलन मस्क जो भी कहें, एलन मस्क कहते हैं कि मैं वोकिज्म के विरुद्ध हूं, लेकिन एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पोर्नोग्राफी ऑफिशियल अलाउ कर दिया है एक्स के ऊपर। रेप केसेस का आप उनकी एफआईआर देखो ना आप, रेप केसेस के अंदर। अभी देखो, अभी मैं 3-4 केस बताता हूं आपको संक्षेप में। अभी रीवा के अंदर 8 लड़के एक भैरव मंदिर पे दर्शन करने गए थे, एक सेक्लूडेड जगह थी, वहाँ बाहर निकले तो नदी के किनारे एक पार्टी कर रहे थे लोग, नव वधू और वर बैठे हुए थे। वर को बांध के उन्होंने रेप किया उसके पे 8 लड़कों ने। वैसे केस अभी यूपी में हुआ है परसों, एक छत्तीसगढ़ में भी सेम केस हुआ था। रोज हो रहे हैं और सब पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं, समझो आप। तो अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई पोर्नोग्राफी को अगर रोकते हैं तो यूथ विरुद्ध में हो जाएंगे। ये बड़ा ही कमजोर टाइप का एक आर्गुमेंट है ये। आपका काम रेप को रोकने का है या इस डर में जीने का है कि भाई यूथ विरोध में कि पोर्नोग्राफी हम करेंगे तो पोर्नोग्राफी, कोई काल था जब पोर्नोग्राफी नहीं थी, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, समझे ना? तो आप रास्ता कोई भी हो सकता है, एकदम बंद मत करो आप इसको, जो भी कर रास्ता है, लेकिन आप उसके सपोर्टर तो नहीं बन सकते। नहीं, बट मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि अगर सेंसर है इसके लिए, फिल्म सेंसर बोर्ड इसके लिए काम कर रहा है। ओटीटी के लिए नहीं है ना सेंसर बोर्ड, ओटीटी के लिए नहीं, ओटीटी में है सेल्फ रेगुलेशन है, बहुत ही पुअर है, कोई काम नहीं कर रहा, ओपनली परोसा जा रहा है ये सब, कोई इसको रोकने वाला नहीं। एक जज है उसके अंदर, कभी कभी अच्छा जजमेंट दे देते हैं बीच बीच में, लेकिन वो पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। बट जो सेंसर बोर्ड है, आप बोल रहे हैं कि सेंसर बोर्ड के कारण भी फिल्में भी, बिल्कुल आपने सही जिक्र किया। सेंसर बोर्ड की खराब हालत है एकदम। अच्छा, मैं तो देखता नहीं हूँ पिक्चर, लेकिन रील्स आजकल आती हैं फेसबुक के ऊपर। बट आप सरकार से जुड़े हुए हैं और मेरे को सरकार से जुड़ा नहीं, अब तो मैं एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट हूँ। बट आपने बोला कि मोदी जी के करीबी भी रहे हैं और बातचीत भी आपकी होती है, तो कभी कोशिश की आपने कि करीबी ऐसा है कि इन्फॉर्म करने की, या मैं मैसेज, आशा रखता हूँ कोई स्टेप्स लेंगे, मैसेज पास करने की, ऐसे कुछ नहीं मालूम है उनको अच्छी तरह, मैंने उनको इन्फॉर्म रखा है। ठीक है। अभी एकता कपूर वाले केस पे आते हैं, मैंने देखा कि काफ़ी मीडिया में चर्चा भी रही, तो ये किस ग्राउंड पे केस किया और किस पार्टिकुलर किसी फिल्म या कंटेंट को लेके आपने उन पे? देखिए, एक केस हुआ है बम्बई में जी, वो भी आपने किया? नहीं, वो हमने नहीं किया, कोई नहीं किया, दूसरे ने किया, पर मुद्दे वही है। अच्छा, एक स्कूल गर्ल को उन्होंने दिखाया हुआ है सेक्स करते हुए स्कर्ट के अंदर, समझे ना? उनका भी डिफेंस ऐसा, मैंने सुना, वो डिफेंस ये ले रही है कि वो जो लड़की थी जो स्कर्ट में थी वो अंडर एज नहीं थी। वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि वो बच्चे देख रहे हैं,
दूसरा कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो मोबाइल है वो अब कोविड के बाद में एक एजुकेशन का डिवाइस हो चुका है। ऐसे तो 18 साल से नीचे का लड़का मोबाइल ले नहीं सकता, लेकिन माँ बाप को देते ही है पढ़ने के लिए, समझो आप। अभी हरियाणा के अंदर टैबलेट्स दी बच्चों को सरकार ने पढ़ने के लिए, फिल्टर्स डाल के दी, फिल्टर्स तोड़ दिए बच्चों ने, ज्यादातर लड़के पोर्नोग्राफी देख रहे थे। अच्छा, ये हालत है, ये ऑफिशियल सर्वे है हरियाणा सरकार का, ऑफिशियल ये बता रहा हूं मैं आपको। तो परिस्थिति खराब है एकदम, समझे आप। हमने किया है उसके अंदर हमने तो और भी दिखाया, लेकिन ये मुद्दा हमारा जो दिल्ली की कंप्लेंट है और बम्बई की कंप्लेंट और हमारी दिल्ली की कंप्लेंट एक ही है उस मुद्दे पे। सेम उसी स्कूल वाले वीडियो पे। हाँ, पॉक्सको एक्ट लगता है ना उसमें, पॉक्सको लगेगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे सरकार ने केस कर दिया, FIR लॉन्च कर दी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी। मुझे मालूम पड़ा कि खूब प्रयत्न चल रहे हैं उनको बचाने के जी। लेकिन मैं आशा रखता हूं कि एक राष्ट्रवादी सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की, मैं मानता हूं कि अगर वो बराबर तथ्य निकलेगा तो केस उनको जेल भेजेंगे उनको। तो अभी सिर्फ FIR हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले। हाँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पॉक्सको एक्ट बड़ा सीरियस एक्ट है, पॉक्सको एक्ट जो है वो बड़ा सीरियस एक्ट है, तो तुरंत अरेस्ट हो जाती है, समझो। पर मैं समझ सकता हूँ इसमें इन्वेस्टिगेशन लगे, क्योंकि उनका डिफेंस ये है कि भाई जो लड़की सीन रोल प्ले कर रही थी वो अंडर एज नहीं वो थी, मैच्योर्ड है। लेकिन हमारा मुद्दा है नहीं वो। हमारा मुद्दा है कि स्कूल की लड़की को सेक्स करते हुए आप दिखा रहे हो तो आप बच्चों को प्रभावित कर रहे हो। हमारा ये मुद्दा है, समझा। समझिए। वो फोन जो है वो एक एजुकेशन का डिवाइस है। आजकल फोन छोटे बच्चे लेके घूमते ही हैं भैया। और नेटफ्लिक्स को किस कंटेंट के लिए आपने केस किया? वो तो बहुत सारे उसमें 100 हमने दिए हैं उसमें। हिंदी कंटेंट या वर्ल्ड आप उसके उनके पास तो बाहर के भी कंटेंट है जो इंडिया में आ रहा है मटेरियल, वही इंडिया में बाहर की फिल्में भी है उसमें। अच्छा, नहीं पर हमारा केस है नेटफ्लिक्स जो इंडिया उनका जो यूनिट है उसके सामने। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट इंडियन कंटेंट प्रोड्यूसर है उनके पास में, लाइक जैसे उनके पास पाताल लोक सीरीज आती है, ऐसे कंटेंट को लेके है, या जो कि हॉलीवुड से फिल्में जो उनके पास हॉलीवुड से आ रही है वो है ज़्यादातर उसमें, उस फिल्मों की बात वो देख रहे हैं लोग यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंटेंट वहाँ पे क्रिएट होता है तो ऑब्वियस उनके मापदंड अलग है। हाँ, ऑब्वियस ऑडियंस तो हम लोग। देखिए, अवर फाइट इज टू यूनाइट द नेशन अगेंस्ट मेकर्स ऑफ सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो प्लेटफॉर्म हमारा टारगेट है। हाँ, बिल्कुल, प्लेटफॉर्म भी रिस्पॉन्सिबल आपकी कौन। ठीक है, एक तो ये चीज़ कंटेंट को लेके हो गई। दूसरा कल्चर जो आपका फाउंडेशन है, सेव इंडिया सेव कल्चर, जो आप सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, इसमें कल्चरल एक्टिविटी और क्या आप कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा? ये तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक फाइट हो गई है ना। दूसरा जो वो है फोकस, वो है जागृति पैदा करने का। अच्छा, अवेयरनेस के लिए। तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2023 जून के अंदर सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार दिए ऐसे 8 लोगों को जो संस्कृति को बचाने के लिए जूझ रहे थे। अच्छा, तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वो दिए, पुरस्कार दिए। उसमें 1-1 लाख रुपए हमने रखा था। अच्छा, हाँ, 1-1 लाख रुपए एक व्यक्ति को। वेरी गुड। उसमें सुमित्रा महाजन जी आई थी। फिर जब मैंने ये बात, हमारे गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं बड़े सत्पुरुष हैं, भूपेंद्र भाई पटेल, वो लोग उनके बारे में कम जानते हैं, लेकिन मैं तो उनको बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ। जब उनको मैंने कहा कि भाई हमने ये कार्यक्रम किया, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम तो सरकार को करना चाहिए। उन्होंने उसको उठा लिया। उन्होंने कहा कि पैसे सरकार देगी, आपको सिर्फ हमको सरकार को मदद करना है और हमारे साथ हाथ जोड़ना है, बस। लोग ऐसे ढूंढ। हाँ, तो अभी गुजरात सरकार और सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन ने हाथ मिला लिए हैं। हम सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार एक कार्यक्रम हमारा हो गया। मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कितने आदमी को दे सकते हो आप? बोले आप 100 आदमी को दूं, मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। इसकी पैसे की कीमत ही नहीं है इसके सामने। जिस तरीके से हमारी संस्कृति का हनन हो रहा है, वो पैसे की कोई कीमत नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं विकास की, वो जीरो हो जाएंगे अगर हमने कल्चर नहीं बचाया। तो ऐसा उनकी सोच में मानता हूँ, समझा। तो एक कार्यक्रम हमारा अहमदाबाद में हो गया, अब दूसरा हमारा सूरत में होने वाला है, फिर बड़ौदा में होगा, फिर राजकोट में होगा। और नया उन्होंने आइडिया दिया है, उन्होंने और एक विचार दिया है कि इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे अपन। जो इनाम की राशि है वो 1 लाख से घटा के कम कर देंगे, 50,000 कर देंगे, 25,000 कर देंगे। बट मल्टीपल लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं। दूसरा हमने उनको कहा कि इसके अंदर यूथ जुड़ा हुआ है, यूथ प्रभावित हो रहा है, तो यूथ को भी हमें इसमें जोड़ना चाहिए। तो हमने ये कहा कि एक गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया जाए। अच्छा, तो हमने गुजरात सरकार ने हमारे साथ हाथ मिला के वो आयोजन किया। गुजरात हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, माननीय
मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, और 600 कॉलेजों ने भाग लिया गुजरात के, और 5,500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उसके अंदर मुसलमान भी थे कई अच्छे। मैंने देशभक्ति के जो मुसलमानों के स्पीच सुने, बड़ा खुश हो गया मैं। फाइनल के अंदर 33 लोग थे, वो 33 को सबको सुना मैंने। पहला प्राइज था 1 लाख, दूसरा प्राइज था उसमें 71,000, तीसरा था 51,000। मैंने भूपेंद्र भाई से कहा कि मैंने कहा ये इनमें अंतर तो 19-20 का ही है, मैं कहा बाकी 30 रह जाएंगे, क्या करें अपन, मैं उनको 5,000 रुपये दे दूं मेरी तरफ से, मेरे फाउंडेशन की तरफ से कॉन्सोलेशन प्राइज। बोले नहीं, वो भी हम देंगे। 10,000 सरकार ने दिए, 10,000, बाकी 30 लोगों को। राइट। तो इनका कमिटमेंट बताता है, समझा। तो ये मॉडल हम दूसरे स्टेट्स में भी ले जाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डंडा लेके निकले हुए हैं, हम जागृति फैलाने का भी काम कर रहे हैं। समझ गया। हाँ जी। अच्छा, आपने एक लाइन बोली कि उसमें मुसलमान भी थे और उन्होंने अच्छा भाषण दिया देश को लेकर। हाँ बिल्कुल। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं सर कि मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, या नहीं, ऐसा या फिर हिंदू सारे नेशनलिस्ट ही होंगे, उनमें कोई गलत नहीं कर सकते? मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि देश के पहले 60 साल में जी कांग्रेस ने जबरदस्त मुस्लिम तुष्टीकरण किया, ठीक है, और कट्टरवादियों को पनाह दी, उनको एनकरेज किया। ठीक है। तो मुसलमान कम्युनिटी में कट्टरवाद बढ़ा। कट्टरवादी मतलब आप इस्लामिक कट्टरवाद की बात कर रहे हैं? इस्लामिक कट्टरवादी की बात, हिंदू कट्टरवादी की बात नहीं कर रहा। हाँ नहीं, मैं इस्लामिक कट्टरवादी की मेन प्रॉब्लम है। इस्लामिक कट्टरवादी, हिंदू कट्टरवादी का है, लेकिन हिंदू कट्टरवादी और इस्लामिक कट्टरवादी का आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। इस्लामिक कट्टरवादी मतलब भारत मुसलमान देश होना चाहिए, टेररिज्म फैलना चाहिए, अच्छा, समझे ना। ठीक। जबकि हिंदू कट्टरवादी का क्या है, वो सिर्फ अपशब्द बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो रिएक्ट करता है, समझा, और कहीं वायलेंस भी करता होगा छोटा मोटा, समझा। ठीक है। तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि देश के अंदर एक कट्टरवादी मूवमेंट भी है मुसलमानों का, जो कांग्रेस की वजह से काफ़ी नहीं, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर जब भी हम नेशनलिस्ट की बात करते हैं, राष्ट्रवादी की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक मन में एक सबके ख्याल ऐसा परसेप्शन आ गया कि कहीं ना कहीं आप एक पूरी कौम को इग्नोर कर दे रहे हो, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। हाँ, कि आप पूरी कौम को तो इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने वीर सावरकर जी पे किताब लिखी थी जी, तो मुझे लोग ये मानते थे कि मैं बिल्कुल ये जो कट्टरवादी, हमारे जो हिंदू कट्टरवादी या जो हिंदू ओवर रिएक्ट करते हैं मुसलमानों के सामने, राइट, उनका मैं नेता हूँ। फिर मैंने देखो, मेरा इस्लाम पे बहुत अध्ययन है, इस्लामिक संगठनों पे। मैं मानता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी 3 भागों में बटी हुई है, मोस्ट कट्टरवादी, लेस कट्टरवादी और सहिष्णु मॉडरेट। तीनों के लिए हमको अलग अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होगी। अच्छा, ये बात इसके लिए होती है कि कट्टरवाद का प्रमाण बड़ा है। ये जो हमारे हिंदू भाई जो मुसलमानों के सामने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका भी एक हिस्टोरिकल कारण है। 60 साल तक, देखिए, पाकिस्तान देने के बाद भारत में 60 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण चला। क्यों चला? अगर आप भारत के मुसलमानों को आपने अलग देश दे दिया है, तो उनको फिर उनका तुष्टीकरण करने की क्या आवश्यकता है आपको? बड़ी तो सरकारें और जो समय की सरकारें, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी गलतियां, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी, मैं बोलता हूँ कि भारत आज़ाद होने के बाद में श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर, तीनों के स्थान हमको पूर्ण रूप से ना मिले। क्यों नहीं मिले? समझे आप? तो हिंदुओं के साथ काफी अन्याय हुआ है, ऐसा नहीं है, जबरदस्त अन्याय हुआ है, और उसका ओवर रिएक्शन हमारे लोग कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आपको मुस्लिम कम्युनिटी को 3 भाग में बांटना पड़ेगा। जैसे अभी एक आतंकवादी घटना हुई कश्मीर में, उसमें 3 मुसलमान अधिकारी मर गए, वो भी बलिदान दे ही रहे हैं ना, समझो आप। उनकी जगह आप कहाँ रखोगे? आप सबको गाली दोगे तो बिल्कुल। तो आपको अटैक करना है मुस्लिम कट्टरवादी को। इसलिए मैं आपकी इस बात पे ही क्लैरिटी चाह रहा था कि ऐसा ना हो कि आप एक नेशनलिस्ट, मतलब हमेशा आप एक पूरी कौम को अलग कर दो कि नहीं, वो तो भाई वो देश के सपोर्ट में है ही नहीं है देश के। पर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने काफ़ी बलिदान दिए देश में, मतलब आज़ादी की लड़ाई हो, इसके बीच में हो या पार्टीशन। देखो, एक बात माननी पड़ेगी आपको कि नहीं, जैसे आपने ही बोला कि अभी कश्मीर में 3 लोग बराबर है, लेकिन कट्टरवाद का प्रमाण बढ़ा हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी, इसमें कोई शंका नहीं। तफावत में करता हूँ तीनों के अंदर, पर कट्टरवाद की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी मुंबई में एक मुसलमान नेताओं और मौलवियों की मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने कहा कि वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की जो नेता है जिसने उज्जवल निकम को हराया इलेक्शन में, लोकसभा में, है ना, बोले वर्षा गायकवाड़ अगर 5 साल बैठी रहती, कुछ नहीं करती, तो भी हम उसको चुन के लाएंगे। क्यों? तो उसने उज्जवल निकम को हराया। उज्जवल निकम कौन है? उज्जवल निकम एक राष्ट्रवादी आदमी था। बोले उज्जवल, वो आदमी जो मौलवी जो स्पीच दे रहा है, उस फुटेज में वो कह रहा है कि उज्जवल निकम ने हमारी कौम को बहुत परेशान किया है, और कसब को उसने फांसी दिलवाई।
तो आप भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, समझ गया। तो कट्टरवाद मुसलमान कम्युनिटी बड़ा हुआ है। एक पार्ट है, एक तबका है जिसका आप विरोध करना चाह रहे हैं। अब ये भी सत्य है कि एक जो पूरी मुसलमान कौम है, आप जब भी हम कट्टर हिंदू की बात करते हैं वो बोलते हैं भाई हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एक मतलब ये सवाल ये डिमांड करना तो बहुत ही मुश्किल भी काम है, नामुमकिन है। कौन सी डिमांड? जो कट्टरवादी जो रिडिकुलस हिंदू भी हैं जो कि बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस्लाम में ही मतलब भारतीय मुसलमानों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, और पूरी जो प्रोसेस जो पॉलिटिकल प्रोसेस रही है, जैसे कि आपने बोला कि सर कि उनको तुष्टिकरण की नीति रहेगी, तो ये तो पॉलिटिकल एजेंडा था, उसमें बेचारे उन आम आदमियों की तो कोई गलती नहीं। पर पूरी कम्युनिटी वो कट्टरवाद पे चलेगी, का बड़ा हिस्सा चलेगा जी। देखिए, जो हिंदू ओवर रिएक्ट कर रहे हैं उसके पीछे भी हिस्टोरिकल रीजंस है। मैं आपको पहले बताया कि 60 साल तक मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियाँ चली देश के अंदर जी, ये तो आपने बता दी। हाँ, तो आप पूरा अगर ये 70 साल का काल देखोगे तो हिंदुओं को ज़्यादा अन्याय हुआ है। मुसलमानों को स्पेशल प्रिविलेजेस कितने सारे हैं, बहुत सारे। वक़्फ़ का आप देख लो, फिर आपका आप आर्टिकल 30 देख लो कि अगर मुसलमान स्कूल स्थापित करता है तो वो मौलवी रख सकता है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हो तो, और हिंदू स्कूल अगर गवर्नमेंट एडेड है तो वो पंडित नहीं रख सकता। ये तो अन्याय ये ना एक टाइप का, समझो। लेकिन सही रास्ता ये होना चाहिए था कि मुस्लिमों से हम मुस्लिम कम्युनिटी से हमको रोल मॉडल खड़े करने चाहिए थे, जो हम नहीं कर पाए। जैसे कि आज अगर हमारे हिंदू भाई जो ओवर रिएक्ट करते हैं, वो अगर जो मुसलमान देश के लिए मर रहे हैं, जो भी हो, आप देखिए कश्मीर के अंदर बिल्कुल हर महीने 1-2 तो होते ही हैं, समझा। बिल्कुल 2 बात उनकी भी करें, क्यों नहीं करते? जब आप मुसलमान कट्टरवादी को गाली दे रहे हो, कई तो काफ़ी जस्टिफाइड होती है, लेकिन साथ में आप जो अच्छे हैं उनकी भी बात करो, भले कम हो। मेरा ये मुद्दा है, रोल मॉडल होने। जैसे कि दिल्ली में रोड है मुस्लिम आक्रमणकारों के नाम पे, तुगलक रोड है, औरंगजेब रोड है, औरंगजेब लेन हो गया, रोड तो मिट गया, लेन हो गई। फिर आपका लोधी रोड है, समझे ना आप, वो इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी बहुत कट्टरवादी थे। तो मेरा मुद्दा ये है कि उस रोड के हम नाम चेंज करें, उसको जो पेट्रियट्स हैं उनके नाम पे रख दें। ब्रिगेडियर उस्मान है जो 1948 की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए, है ना। हवलदार हमीद है, अभी कश्मीर के अंदर तो अभी भी जा रहे हैं, समझो आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके नाम पे हम रोड रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? ठीक है। लेकिन हमें मुस्लिम कम्युनिटी से रोल मॉडल खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि वहाबीकरण जो है, जो कट्टरवादीकरण जो है, वो 50% का हुआ है। 50% अभी भी नॉन वहाबी पॉपुलेशन है देश के अंदर। अच्छा, उनमें से आप खड़े कर सकते हो। अच्छा, आपकी एक किताब आई थी सावरकर पे, तो थोड़ा अगर उनके बारे में बताएं, अगर हमारे लोग जो ऐसी चीज़ें जो कि लोग जानते नहीं हैं, और उनको जो आपने एक शुरुआती डिस्कशन में बोला भी था कि उनको वो जगह जो मिलनी चाहिए तो वो मिली नहीं, तो थोड़ा अगर उनके बारे में बताएं, देखिए, वीर उस किताब के बारे में भी बताएं, और कैसे कहाँ पे अवेलेबल है ये किताब। जी, जो हमारी जो किताब है, मेरे सहलेखक है उसमें चिरायु पंडित, इसकी प्रस्तावना लिखी है माननीय मोहन जी भागवत ने। अच्छा। हाँ, मोहन जी भागवत ने कहा है कि अराष्ट्रीयवादियों से कैसे लड़ना, ये किताब उसकी मार्गदर्शिका है, ऐसा उन्होंने कहा अपने प्रस्तावना में, समझा। देखिए, वीर सावरकर को देश एक क्रांतिकारी के रूप में जानता है, ठीक है, सबको मालूम है। हमने वीर सावरकर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में प्रस्थापित किया है इस किताब के द्वारा। भारत में जो भी आपत्तियां आई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, वो चाइना वॉर हो, वो पाकिस्तान की थ्रेट हो, इंटरनल थ्रेट्स हो, समझे ना, सबकी भविष्यवाणियां वीर सावरकर ने कई सालों पहले कर दी। अच्छा। आसाम की भविष्यवाणी 1941 में की थी कि आसाम विल बी ए प्रॉब्लम स्टेट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ ईस्ट बंगाल इन्फिल्ट्रेटर्स, समझा। तो अच्छा, वीर सावरकर देखिए यूनिक आदमी थे, मतलब जी देशभक्ति की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन कीमत देने के लिए कौन तैयार है? वीर सावरकर ने देशभक्ति की कीमत चुकाई, भरपूर रूप से चुकाई। देखिए, जब 1937 के अंदर जब सब बंदिशें उन पे से उठा दी गई और वो पॉलिटिक्स में अपना कदम रख रहे थे,
उस टाइम पे नेताजी बोस और दूसरे 2 नेता कांग्रेस के, इन्होंने इनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा। सावरकर ने ना कहा। सावरकर ने क्या कहा? सावरकर ने ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी है, उसका वापस आना नामुमकिन है, और हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है ना। उन्होंने कहा इट इज़ बेटर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ पैट्रियट्स। मैं देशभक्तों की आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूंगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देशभक्ति के नाम पे देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मतलब वो हिंदू हकों को हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने को वो देश के साथ धोखाधड़ी गिनते थे, बिल्कुल सही गिनते थे। जब 1937 में जब वो उन्होंने फिर कांग्रेस में नहीं गए, तो वो हिंदू महासभा जैसी छोटी पार्टी के अध्यक्ष बनना उन्होंने स्वीकारा। और 1937 दिसंबर में जब उन्होंने अध्यक्ष पद ग्रहण किया कर्नावती अहमदाबाद में, उस टाइम पर स्पीच आप सुनिए। उस स्पीच में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस का नहीं रुका तो पाकिस्तान हो सकता है। देखिए पाकिस्तान जो है उसकी भी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति वाला गाना रचा था, समझे ना आप, वो कट्टरवादी बन चुके थे 1930 तक। 1930 के जो प्रयागराज का सेशन हो मुस्लिम लीग में चले गए थे वो, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भविष्य में मैं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये मुसलमानों के अलग देश के रूप में देख रहा हूँ। मतलब अलग देश की कल्पना 1930 में हो चुकी थी भारत के मुसलमानों के लिए, ठीक है। 1932 में रहमत अली चौधरी नाम का एक पंजाब का मुसलमान जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, वो गुज्जर मुसलमान था, उसने एक पेपर तैयार किया, नाउ और नेवर, 1932 के अंदर। उन्होंने कहा कि अलग देश मांगने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो दूसरी गोलमेजी कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पे उसने ये पेपर फ्लोट किया जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स थे उनके बीच में, और उसमें पाकिस्तान वर्ड उसने यूज़ किया कि नए देश का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वर्ड का कॉइनिंग जो है 1932 में हो चुका था। तो 1935 के अंदर 37 के अंदर सबको मालूम था कि पाकिस्तान शब्द है। अच्छा, 35 के अंदर जिन्ना ने उसको उठा लिया। तो 1937 का जो स्पीच है सावरकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के इतिहास में। उन्होंने उसमें भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं रुका तो भारत का विभाजन हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है। मतलब भारत के विभाजन की भविष्यवाणी उन्हें 10 साल पहले कर दी थी। इसके लिए वीर सावरकर मेरे लिए बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अच्छा, वो कांग्रेस में अगर जाते तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जो प्राप्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ एक जबरदस्त एक क्रांतिकारी की इमेज थी, समझे ना आप। जो उन्होंने यातनाएं सही देश के लिए, वो उदाहरण पूरा देश के सामने था। तो कांग्रेस में जाते तो वो बहुत बड़े नेता बन सकते थे, पर उन्होंने देश हित को सर्वोपरि गिना और एक छोटी सी पार्टी का अध्यक्ष बनना चुना। इसलिए सावरकर हमारे इतिहास के अंदर बहुत बड़े व्यक्ति हैं। बट कांग्रेस जो भी विरोध कर रही है या बाकी लोग, उसका क्या बेस है? देखिए, कांग्रेस का तो देखो ऐसा है कि कांग्रेस पूरी मुस्लिम तुष्टीकरण में डूब चुकी है आज की कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का जन्म होकर 139 साल हो चुके हैं, 139 ईयर्स, समझे ना आप। 139 ईयर्स के अंदर कांग्रेस कभी इतनी मुसलमान कट्टरवादी की गिरफ्त में नहीं थी जितनी आज है, राहुल गांधी के हाथ के नीचे। इसके लिए जहाँ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ही मुसलमान हो, आप मुस्लिम मत से ही जीत रहे हो, वो कट्टरवादी मुसलमानों को साथ में ले रहे हो, उनके लिए तो सावरकर का विरोध करना बिल्कुल अनिवार्य है। आप सावरकर का विरोध करोगे तो ही आपको मुसलमान के वोट मिलेंगे, कट्टरवादी को खास करके। कुछ ऐसे कोट्स जो आप बता सकें लोगों की, जो कि वीर सावरकर ने उन समय बोला हो और जो आज लगता है कि भाई मतलब इतना आज भी उतना ही हमारी सोसाइटी के लिए फिट बैठते? नहीं, मैं आपको दूसरे दो उदाहरण दूंगा। 1941 में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो ईस्ट बंगाल से जो मुसलमान आ रहे हैं और ब्रह्मपुत्र वैली में बस रहे हैं, ये आगे जाके देश की नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के लिए, की सुरक्षा के लिए और आसाम के संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए? हाँ, मतलब उस टाइम ईस्ट बंगाल था, वही
तो आप देखिए उस टाइम पे मुसलमानों की संख्या असम में 11 से 12% थी, आज 36% से ऊपर है अनऑफिशियली। समझे आप? चाइना के बारे में आप देखिए, चाइना को देखिए, चाइना और भारत करीब एक ही टाइम पे दोनों का गठन हुआ। भारत आज़ाद हुआ 47 में और चाइना, आज का चाइना बना 1948 में, ठीक है ना। चाइना हमारे से हर रूप में पीछे था, मतलब आर्थिक रूप से पीछे था, सैनिक रूप से पीछे था। लेकिन 1952 में जब सावरकर ने देखा कि चाइना सैनिक रूप से भारत से आगे बढ़ चुका है, उस टाइम पे सावरकर ने वार्निंग दी 1952 के अंदर। उन्होंने कहा कि चाइना हमारे से आगे बढ़ चुका है, हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है उसमें चाय, जहाँ वेपन्स बनने चाहिए वो वहाँ चाय का प्रोसेसिंग होता है, मतलब वेपन्स की फैक्ट्री नाम की है सिर्फ, समझे ना। इसी परिस्थिति में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है आगे जाके। और उन्होंने उस टाइम पे कहा कि भारत को अणुशक्ति बनना चाहिए, इंडिया शुड बिकम ए न्यूक्लियर पावर, ऐसा 1952 में कहा था सावरकर ने, जो 25 साल के भारत बना पोखरण के अंदर, समझो, इंदिरा गांधी ने टेस्ट किया था, ठीक है। फिर 1954 के अंदर सावरकर ने फिर से दूसरी वार्निंग दी। उन्हें कहा जिस तरीके से उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसी बातें कही जो ये निर्देश थी कि अपन पूर्ण रूप से सरेंडर हो चुके हैं चाइना को। उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि चाइना के सामने इस तरीके से रेंगना ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, और मुझे थोड़ा भी अचंभा नहीं होगा कि कुछ सालों के बाद में चाइना ही भारत पे अटैक करके भारत की ज़मीन ही हड़प ले। और 8 साल के बाद में वो भविष्यवाणी सही पड़ी। तो आप जो बता रहे थे कि एक नहीं, मैं आपको 2 दाखले दूंगा, असम के और चाइना के, किससे क्या विजन थी विजन के बारे में जो आप डिस्कस कर रहे थे। वीर सावरकर की, जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। मैं तो उनको कहता हूँ वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं, या भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के नॉस्ट्राडेमस हैं। अच्छा, इतनी उनकी सटीक भविष्यवाणी होती थी। हाँ, उन्होंने कहा, असम पे उन्होंने कहा, जब सावरकर ने कहा कि भाई ये आ रहे हैं ईस्ट बंगाल के इन्फिल्ट्रेटर्स, वहाँ पे आके बस रहे हैं, घुसपैठी है, तो नेहरू जी ने कहा नेचर एबॉर्स वैक्यूम, जहाँ खाली जगह होगी वहाँ लोग आके रहेंगे, हम कैसे रोकें। तो सावरकर ने उसका बड़ा अच्छा, एक बड़े ही मज़ेदार तरीके से जवाब दिया, कठोर तरीका था। नेचर, जवाहरलाल नेहरू डजंट नो दैट नेचर ऑल्सो एबॉर्स पॉइजनस गैस। जो पर्यावरण है वो खाली जगह का विरोध करता है, तो पर्यावरण जो है वो जहरीली गैस का भी विरोध करता है। समझे आप? तो पर्यावरण का जो ज्ञान है नेहरू जी को बड़ा निम्न कक्षा का, ऐसा कहा था उन्होंने। चाइना पे उन्होंने कहा था, जब 1954 में एक पंचशील नाम का मंत्र लेके आए पंडित नेहरू, ये कहते हुए कि ये 5 मंत्र भारत और भारत के पड़ोसी देश अगर उसका अनुकरण करते हैं तो भाईचारे से रह पाएंगे। अच्छा, तो सावरकर ने कहा कि इस टाइप की चिकनी चुपड़ी बातें करना चाइना के साथ ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हमारा जो पंचशील है वो है मंत्रों करने की माला, मंत्र करने की माला, समझे आप? और उनका जो पंचशील है वो है बम, मशीन गन, सबमरीन, समझे आप? तो संपूर्ण अहिंसा की बात करते थे या पीस की बात करते थे, वो कितनी घातक साबित होगी आगे जाके, इसका उन्होंने भविष्यवाणी पहले कर दी थी। वेरी गुड, वीर सावरकर ने। इसके लिए मैं उनको बहुत महान व्यक्ति मानता हूँ। ठीक है, अभी आपने 2 चीज़ें बताई थी एक शुरुआती डिस्कशन में, एक तो जो आपकी जर्नी आरटीआई इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में जो रही, अगर थोड़ा उसके बारे में बता पाए और कुछ ऐसे केस बता पाए जिसमें कि आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन करके तो खुद को भी एक अच्छा फील होता है कि ये काम मैंने बड़ा अच्छा किया है। मतलब एक तो आपकी जिम्मेदारी है आरटीआई इंफॉर्मेशन। देखिए, पहले समझना पड़ेगा आरटीआई क्या है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वो कोर्ट है जो इंफॉर्मेशन दिलवाने का काम करती है सामान्य व्यक्ति को, समझे आप? उसका काम ही ये इंफॉर्मेशन कैसे दिलवाना, उसके नियम है कुछ बने हुए, ठीक है ना। उसमें हमेशा एक डिस्पोजल का प्रॉब्लम रहा, डिस्पोजल कम होता था। मैंने वहाँ जाके खूब मेहनत की और 3 साल में मैंने 14,000 करीबन 400 केस डिस्पोज किए, जो हाईएस्ट है 18 साल के इतिहास में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। कोई 3 साल में 14,400 केस डिस्पोज नहीं किए, समझा? लेकिन उससे भी ज़्यादा
करीबन 2000 केस ऐसे थे जिन्होंने मुझे बहुत मुझे एक आंतरिक आनंद दिया, अच्छा, संतोष दिया। देखिए क्या होता है इसके अंदर कि एक आदमी पे सरकार ने अन्याय किया, समझो उसको लगता है, तो लड़ने के लिए उसको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सरकार अन्याय भी करती है, डॉक्यूमेंट भी देती नहीं उसको। वो डॉक्यूमेंट दिलाने का काम हमारा है। अच्छा, इसके अंदर बदमाश लोग भी घुसे हुए हैं। इसके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं आरटीआई का उपयोग करके, समझे ना आप। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम है। मैं आपको आपके थ्रू दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं कि टोटल आरटीआई केसेस जो होते हैं उसमें आजकल क्या काफ़ी ये एलिगेशन है कि भाई आरटीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन वो 15% से ज़्यादा नहीं। 15% में जो ब्लैकमेलिंग करते हैं वो भी आ गए, जो आरटीआई करके नेता बनना चाहते हैं वो भी आ गए, जो बदले की भावना से करते हैं वो भी आ गए, सब आ गए। 85 से 80% जो एप्लीकेशंस होती हैं, अपील्स होती हैं, वो जेन्युइन होती हैं, है ना। हाँ, लेकिन जो उद्देश्य था आरटीआई का कि पॉलिसी मेकिंग और शासन को प्रभावित करे, गवर्नेंस को प्रभावित करे, वो शायद इतना हो नहीं पाया है। आप कुछ केस का जिक्र कर रहे थे। क्योंकि हाँ जी, तो 60 करीबन समझो ना आपकी 70% जो एप्लीकेशन आती हैं वो खुद के प्रॉब्लम्स को लेके आती है, जेन्युइन होती है। और सरकार के काम को प्रभावित करने वाली एप्लीकेशन 10-15% ही होती है आज भी। तो उतने हद तक आरटीआई का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ है, समझा। हाँ, केस के अंदर कई केस किए मैंने, जैसे कि श्री अरविंद केजरीवाल ने इमामों को सैलरी दी थी। अच्छा, उसकी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे थे वो आरटीआई एक्टिविस्ट को। तो इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जजमेंट पास किया था। अच्छा, उसमें मैंने कमेंट्स भी पास किए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स पास किए थे, और इन्फॉर्मेशन दिलवाई मैंने एक्टिविस्ट को। हाँ, वेरी गुड। फिर देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था, मुझे याद है अभी, कि दिल्ली की जो हॉस्पिटलें हैं, दिल्ली सरकार मेरे पास थी, समझे ना। दिल्ली की जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने जमीन सरकार के पास से बिल्कुल कंसेशनल रेट पे लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा। ये कह के कि 25% हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हम ट्रीट करेंगे, और वो पूरा वायदा वो भूल गए, कर नहीं रहे, समझा आप। और करीबन जो एक एप्लीकेशन मेरे पास आई थी जो बड़े आंकड़े, हालांकि मैंने पूरे क्रॉस चेक नहीं किए, लेकिन बड़े खतरनाक। उन्होंने कहा कि गई को 30 साल के अंदर 1500 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटलों ने गरीब लोगों को नहीं दिया। उसके अंदर मैंने काफ़ी हाँ मतलब इन्फॉर्मेशन दिलवाने के प्रयत्न किया था, जो एक्टिविस्ट था उसको। फिर स्कूल्स होती हैं, है ना, तो स्कूल में भी ये होता है कि कुछ परसेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उनको देना चाहिए, एडजस्ट करना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल की बात, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो भी नहीं करते थे, वो तो बिल्कुल नहीं करते थे। और वो कोटा में बेच लेते होंगे इधर से, मालूम नहीं, पर नहीं करते इतना मुझे मालूम है। उसमें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मैंने पास किए थे उसके अंदर। फिर आपका एक बहुत बड़ा कौभांड है वहाँ पे चल रहा है अभी भी, कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इसकी अपने पावर की, जैसे कि एक अनिल अंबानी जी की है, एक कोई टाटा की भी है, समझे ना आप, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज है, पर उसके अंदर 49% स्टेक सरकार का है। अच्छा, मतलब दिल्ली सरकार का है, समझा। अच्छा। इन्होंने 18 में एप्लीकेशन डाली कि भाई हम आरटीआई के दायरे के बाहर हम रहेंगे, हमको आरटीआई दायरे के बाहर रखा जाए, क्योंकि हम तो प्राइवेट कंपनी है, काम कर रहे हैं एसेंशियल, उसका जो काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल पब्लिक का एसेंशियल काम है ना, समझो आप। और कह रहे हैं कि भाई हम इसके बाहर रहेंगे। उसमें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स पास किए थे, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल किए थे, और केजरीवाल सरकार को खूब झाड़ लगाई थी उसमें। मैंने ये कहा था कि केजरीवाल सरकार 49% स्टेक होल्डर है इसमें, केजरीवाल सरकार को क्यों नहीं कन्विंस करती है कि भाई आरटीआई के दायरे में आना पड़ेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी काफ़ी धांधलेबाजी है वहाँ पे, समझे ना। तो मैंने उसमें ये ऑर्डर पास किए थे कि भाई केजरीवाल सरकार को भी इनको कन्विंस करना चाहिए, जब 49% स्टेक होल्डर है, ऐसा नहीं कि 2-5-10% है, तो उसको उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई आरटीआई के दायरे के अंदर, तो जब आप एसेंशियल काम कर रहे हो सरकार का, पब्लिक का, समझ गया, तो आपको आरटीआई के अंदर आना ही चाहिए। तो ऐसे कई केस मैंने पब्लिक हित में किए थे।
करीबन 2000 केस ऐसे थे जो मैंने बहुत ही एक देशभक्ति की भावना से किए थे। मैं ऐसा सोचता था कि जो भी जेन्युइन एप्लीकेंट मेरे सामने आ रहा है वो मेरे देश का नागरिक है। अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मुझे उसको दूर करना है। तो मैं जो एक क्लासिकल इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का, वो मैं कम करता था। मैं उसको पहले इंटरोगेशन के अंदर, उसका जो हियरिंग के अंदर, मैं उसको माप लेता था कि कितना जेन्युइन है। अगर जेन्युइन है तो हमको उसको एप्लीकेशन दिलवानी है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे कोर्ट में करीबन 4 आदमी होते थे हर वीक जो रो के निकलते थे बाहर, ये कहते हुए कि हमको ऐसा कतई आशा नहीं थी कि इतना हमारे फेवर में जजमेंट आएगा। कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे होते होंगे हर वीक। अच्छा, उस बीच में जब आरटीआई इतने डाले जा रहे थे तो आरटीआई एक्टिविस्ट भी काफ़ी मरे हैं। उस पर भी कुछ आपने वो किया था कि जैसे कि आरटीआई एक्टिविस्ट की सुरक्षा को लेकर? नहीं, आरटीआई एक्टिविस्ट का दिल्ली में था बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, और जगह पे है, छोटे शहरों में। लेकिन ब्लैकमेलिंग का है मामला उसके अंदर। नहीं, बहुत बार देखते हैं कि वो जर्नलिस्ट हों जो आरटीआई डालते हैं या फिर लॉयर, उनकी हत्या हो जाती है बहुत छोटे शहरों में हम देखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं देखिए हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं उनके भी काम ठीक नहीं होते। अच्छा, ऐसा मेरे ख्याल में आता है। जो मैंने, हालांकि मेरे पास ऐसा कोई केस आया नहीं था, तो दिल्ली में इस टाइप के केस नहीं थे, मैं कल दूसरे स्टेट्स में थे। अच्छा, अब अभी आपकी एक किताब आ रही है जो आपने चर्चा की थी कि छत्रपति, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, छत्रपति शिवाजी महाराज पे। लेकिन छत्रपति शिवाजी पे मेरी सोच है बिल्कुल अलग है एकदम। अच्छा, वो अगर थोड़ा सा बता पाए, थोड़ा सा प्लॉट, क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है और जी आपको भी जाना है, तो एक छोटी जानकारी अगर हमें दे पाए। छत्रपति शिवाजी का जब स्वर्गवास हुआ उस टाइम पे वो सम्राट थे, राजा नहीं थे। अच्छा, जब सम्राट की हम बात करते हैं तो सम्राट एक शासक सम्राट था या नहीं, उसके जो बिंदु होते हैं वो 4-5 होते हैं। पर पहला बिंदु होता है कि उसका जो क्षेत्रफल था कितना बड़ा था। कितना भी अच्छा राजा हो, शासक हो, क्षेत्रफल अगर उसका कम है तो उसको आप सम्राट नहीं कह सकते। ठीक है, तो जब शिवाजी का जब स्वर्गवास हुआ उस टाइम का उनका जो लंबाई थी उनके राज्य की वो 1600 किलोमीटर की थी। अच्छा, दक्षिण गुजरात से शुरू होती थी और चेन्नई के आगे जाके रुकती थी, बिल्कुल अनब्रोकन, बीच में एक भी टुकड़ा नहीं था, तो चौड़ाई कम थी। अब आप देखिए कि हमारे जो मुस्लिम आक्रमणकार आए काबुल से या अफगानिस्तान से, उनको हम काफ़ी हीरो बनाते हैं। हमारे इतिहासकारों ने, जो वामपंथी इतिहासकारों ने, उनको हीरो बना के रखा हुआ कि बड़े पुरुषार्थ वाले लोग थे। तो आपको याद रहे कि काबुल से दिल्ली का जो अंतर है वो 1400 किलोमीटर है। घूर, जहाँ से मोहम्मद घूरी आया था, उसका जो अंतर है दिल्ली से वो सिर्फ 1525 किलोमीटर है, शिवाजी के राज्य की लंबाई से कम। और दूसरा काम जो शिवाजी ने किया, देखिए शिवाजी 1000 वर्ष के शायद सब में बड़े शासक थे, ऐसा मैं मानता हूँ, पिछले 1000 साल के। ऐसा मुझे लगता है। देखिए उन्होंने चाणक्य नीति को पुनर्जीवित किया। चाणक्य नीति हमारे यहाँ अमृत पाई थी, तो चाणक्य नीति को उन्हें सिर्फ युद्ध नीति नहीं, हर चीज में लगाया है। शासन के अंदर भी चाणक्य नीति डाली उन्होंने। देखिए चाणक्य नीति का आजकल अर्थघटन ऐसा होता है कि आप ऐसे कुछ उल्टा सीधा काम करो तो उसका चाणक्य नीति का नाम दे दो, ऐसा नहीं होता। चाणक्य नीति के अंदर राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। राष्ट्रहित को आप नुकसान कर रहे हो तो चाणक्य नीति नहीं है। चाणक्य नीति को उन्होंने पुनर्जीवित किया। उन्होंने हमारी जो नेवी है जो खत्म हो चुकी थी चोला साम्राज्य के बाद, उसको पुनर्जीवित किया। बराबर, सब में ज्यादा किले उन्होंने बनवाए, 100 किले बनवाए या दुरुस्त करवाए उन्होंने। और वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। फलटन के राजा थे बजाजी निम्बालकर, वो मुसलमान धर्म उन्होंने अंगीकार कर लिया था, उन्होंने उसको हिंदू बनाया और अपनी बेटी उनको दी। अच्छा, नेताजी पालकर उनके एक बहुत बड़े सेनापति थे, उनको औरंगजेब ने उसको मुसलमान बनाया था, उसको उन्होंने फिर से हिंदू बनाया। तो गए 1000 साल के अंदर 3 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया है। ये एक स्वामी विद्यारण्य, श्रृंगेरी के शंकराचार्य, जिन्होंने हरिहर और बुक्का को, जो विजयनगर एम्पायर के संस्थापक थे, उनको जिन्होंने रिकन्वर्ट किया था हिंदुइज्म में। दूसरे शिवाजी और तीसरे दयानंद सरस्वती। ये 3 ही व्यक्ति ऐसे 1000 साल के अंदर कि जिन्होंने रिकन्वर्जन की बात की। वरना कश्मीर के अंदर सभी मुसलमान हिंदू बनने को तैयार थे आज से 150 साल पहले। अच्छा, और वहाँ के जो राजा थे वो तैयार हो गए थे। राजा हरि सिंह,
नहीं, हरी सिंह के अच्छा, दादा उससे होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, हरी सिंह के दादा। वो तैयार हो गए थे, लेकिन दादा या फादर, दादा मेरे ख्याल से, दादा उनके, लेकिन पंडितों ने ना बोल दिया। किस कास्ट में लेंगे? हाँ, कास्ट सिस्टम आप मानते हैं कि हिंदुओं में थोड़ी सी दिक्कत है इस बात नहीं, में? कास्ट सिस्टम की स्ट्रेंथ भी है काफी। स्ट्रेंथ कास्ट सिस्टम के नाम पे जो एक जो विकृति है वो गलत है, नहीं, जैसे आप छूआछूत गलत है। कोई अगर धर्म परिवर्तन करके वापस आता है तो उसको किस कास्ट में लेंगे? तो प्रश्न ही हुआ है, आज भी मुद्दा है बहुत बड़ा। इसके लिए कोई सोसाइटी नहीं है या हिंदू धर्म में कोई ऐसी जगह हो? कोई नहीं कर पाया वो। नहीं कर पाए। हालांकि जो कन्वर्टेड आदमी उसको मालूम है कि कौन से कास्ट से वो कन्वर्ट हुआ है, हाँ, उनको मालूम होता है कहाँ से कन्वर्ट, तो वो कन्वर्ट उनको लेने को तैयार नहीं होती फिर। तो बिल्कुल सही। उसका मूल कारण क्या हुआ कि देखिए, तबलीग जमात जो शुरू हुआ वो क्यों हुआ? आर्य समाज ने जो रिकन्वर्जन शुरू किया उसके सामने तबलीग जमात शुरू हुआ। तबलीग जमात ये था कि परिस्थिति ऐसी पैदा करना कि कभी ये हिंदू एक बार हमारे में आगे वापस जा ही नहीं सके। तो उन्होंने एक तो उस टाइम पे जो हिंदू थे, जो मुसलमान थे, जो हिंदू में से मुसलमान बने थे, वो चाचा की लड़की का शादी नहीं करते थे, तो वो तबलीग जमात ने शुरू करवाई। फिर बीफ नहीं खाते थे, वो भी उन्होंने शुरू करवाया उस टाइम पे। मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। तो अभी आपकी जो फाउंडेशन है, अब तो चूंकि आप पूर्ण टाइम अपना पूरा वक्त अपने फाउंडेशन को ही दे रहे हैं, तो इसके और क्या क्या काम होने वाले हैं? जैसे कि आपने बोला कि एक अवार्ड शो भी करवाया आपने, इसके अलावा कुछ ग्राउंड लेवल पे भी कुछ काम कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, हमारा फोकस बड़ा शार्प है जी। हम फोकस को थोड़ा भी यूं नहीं होने दे रहे। मुझे कहीं नहीं कहा इसमें ये भी जोड़ दो, जो नहीं, मेरा फोकस ये है कि जो रेप हो रहे कंटेंट को देख के वो कंटेंट बंद हो, और कंटेंट को जो परोसने वाले हैं उनको शिक्षा। मतलब अभी जो देखिए, हमने लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की है। हमने ये कहा है कि पहले तो हमने कहा है सरकार को कि आप टिकटॉक बैन कर सकते हो, तो ये क्यों नहीं बैन कर सकते? एक बात। दूसरा, हमने कहा है लॉ ऑफ एथिक्स कोड, ये हमारा संशोधन है। ये हमने ये कहा है कि लॉ एथिक्स कोड बने, एक कमेटी बने, वो तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म में सीन की, थीम की और भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। हाँ, और अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत और भारत की संस्कृति को, उससे भी ज्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो इस टाइप का परोस के। अमेरिका के अंदर जो ड्रग पेडलिंग है, मतलब एक तो ड्रग लेता है आदमी का कंज्यूमशन, पेडलर को बहुत जबरदस्त वहां पे शिक्षा है, 50-50 साल तक की सजा है। अच्छा। हमने इसमें कहा है कि इसको उस तरीके से देखा जाए, इस टाइप के फिल्म बनाने वालों को। समझ। और अगर वो जो मर्यादा जो मैंने कहा वो तय करने का भी उसको कोई उल्लंघन करता है, तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी 4 महीने में समरी ट्रायल होगी। ट्रायल ज़्यादा नहीं लेकर स्पेशल कोर्ट के अंदर, और अगर कन्विक्ट होते तो इनको 10 से 20 साल की सजा होगी। जो मटेरियल उन्होंने मार्केट में डाला है वो भी उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, वरना भी वो जेल में जाएंगे, है ना। 3 साल तक उनको बेल नहीं मिलेगी। मुझे कोई ने कहा कि भाई ये तो आतंकवादियों का प्रोविजन है पूरा। मैंने कहा आप सांस्कृतिक आतंकवादी हो भाई। और मैंने चौथा मैंने ये कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ, जो हमारे पहले 498A था आईपीसी के अंदर, डाउरी वाला केस, उसमें जो आरोपी पे होता है ऐसा आरोपी पे होगा। ये एक सॉल्यूशन हमने बताया। और दूसरा कि सरकार तो चाहे तो बैन कर ही सकती, क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा कि लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बैन करते हैं तो वापस ये लोग टेक्निकली कुछ करके वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपका पॉलिटिकल विल चाहिए, राजकीय इच्छा शक्ति चाहिए। बाकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप चाहो तो आप बैन कर ही सकते हैं। और एक जजमेंट भी, एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट भी बहुत बड़ा मैसेज हो जाता है इन सब चीज़ों में कि क्या एक बार जब जजमेंट देते हो तो। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया और इतनी सारी जानकारी दी। और मुझे लगता है कि आगे लोग आपसे सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। प्लस कंटेंट की नो डाउट जो आपने अश्लीलता की बात की है उस पर लोग संभल के काम करें। और हम लोग सब चाहते हैं कि कंटेंट अच्छा परोसा जाए, वो चाहे OTT के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से हो, और कंटेंट ऐसा हो जिससे हमारा कल्चर ग्रो करे। थैंक यू सो मच सर, आपका धन्यवाद। थैंक यू।